हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आपका जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर चल रहा है, इसका आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल ने जो 3 लॉज दिए थे उसमें का फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने से पहले मेरी आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स जरूर देखना। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको इसके आगे के सेशन समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी और आपका ये जो चैप्टर है ये डायरेक्टली आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर से कनेक्टेड है, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कनेक्टेड है। तो प्लीज 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 मेक श्योर कि आप कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझ लें, जैसे कि जीन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मेंडल ने क्या किया था, बेटसन ने क्या किया था, अलील्स क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, F1 हाइब्रिड क्या होता है। ये कुछ बेसिक सी चीजें प्लीज इसको एक बार देख लो। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, तो आप वो पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप ये सेशन देखेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। चलो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ। तो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमको क्या बताया गया है, कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, जिसमें का फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब क्या होते हैं बच्चा, कैरेक्टर यानी कि एक स्पेसिफिक फीचर। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ हाइट की, तो हाइट ये कैरेक्टर हो जाता है और उसके अलग अलग टाइप्स को हम बोलते हैं ट्रेट। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम ये एक कैरेक्टर है और इसके फ्लेवर उसके टाइप्स है, यानी कि उसके ट्रेट्स हैं। तो कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है, जीन, ये हमको बाद में पता चला। यस, फैक्टर्स हमेशा कैसे अकर करते हैं, ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जीन के पास अलील्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव पेयर। अब ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया है मैम हमको इधर थर्ड पॉइंट में, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। क्या बोला गया हमको इधर पे कि अगर आपके पास जीन के जो 2 पेयर होते हैं, यानी कि 2 अलील्स होती है, समझो एक कैपिटल अलील है एक स्मॉल अलील है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेयर है जहां पर एक मेंबर दूसरे मेंबर से अलग है, तो जो डोमिनेटिंग मेंबर है वो एक्सप्रेस होता है और जो रिसेसिव मेंबर है वो एक्सप्रेस नहीं होता है, यानी कि वो सप्रेस हो जाता है। डोमिनेंट मतलब क्या और रिसेसिव मतलब क्या, डोमिनेंट यानी कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है और रिसेसिव यानी कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। ओके, डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, और रिसेसिव मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आगे हमको क्या बताया गया है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने हमको क्या बोला था कि अगर आपके पास 2 अलील्स है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो सिर्फ डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होगी। मतलब मेंडल ने हमको क्या बोला था कि हमको कभी भी ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्या देखने नहीं मिलेगा हमें, ब्लेंडिंग, नो ब्लेंडिंग, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। सो इसीलिए ये लॉ यूनिवर्सल नहीं माना जाता, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इट इज नॉन यूनिवर्सल, क्योंकि हमको बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस देखने को मिले जहां पर जब आप 2 स्पीशीज को मिक्स करते हो तो आपको एक नया स्पीशी देखने को मिलता है जो कि इंटरमीडिएट स्पीशी है, जहां पे आपको ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हर एक्सपेरिमेंट में एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए इसको नॉन यूनिवर्सल बोला गया है, एंड दिस इज द एक्सेप्शन अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। So we will understand that how only one parental character is expressed. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और जब दूसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। ओके, ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके एक्सेप्शंस क्या है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2 जनरेशन। सेकेंड लॉ आपको क्या बताया गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ में आने से पहले देखो मैंने आपको सेकेंड लॉ लास्ट लेक्चर में भी बताया था। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है बेटा, आपका गैमेट सेपरेशन। समझो आपने 2 पेरेंट्स लिए, एक टॉल पेरेंट लिया आपने होमोजाइगस टॉल और आपने एक होमोजाइगस डॉर्फ पेरेंट लिया। अब इनके पास अलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड। गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड। तो यहाँ से आपको एक गैमेट आएगा, यहाँ से आपको एक गैमेट आएगा और इसके बाद जब आप इसका क्रॉसिंग करोगे तो आपको मिलेगा आपका F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। तो ये है आपका फर्स्ट जनरेशन और ये जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। ये जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन, यानी कि सेपरेशन। ओके, और अब जब आपका ये F1 जनरेशन सेल्फिंग करेगा,
अब जब आपका ये F1 जनरेशन सेल्फिंग करेगा यानी कि सेल्फ रिप्रोडक्शन करेगा, तो वापस हमको इंडिविजुअल गैमेट्स देखने को मिलेंगे। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी गैमेट किसी दूसरे गैमेट के साथ इंटरफेयर नहीं करता। जब तक ये गैमेट्स पेरेंट में हैं तब तक ये पेयर में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जब ये गैमेट जर्म सेल में जाते हैं तो ये हेप्लॉइड हो जाते हैं, यानी कि ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ाने जा रही हूँ। एक्सेप्शन मतलब जहां पर मेंडल का लॉ फॉलो नहीं हुआ। देखो मेंडल ने हमको क्या चीज बोली थी, सुनो अच्छे से सुनो। मेंडल ने हमको क्या चीज बोली थी, ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, और ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड, डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड, यानी रिसेसिव कैरेक्टर कभी एक्सप्रेस नहीं होगा अगर वो डोमिनेंट के साथ है। और आपको ब्लेंडिंग कभी देखने को नहीं मिलेगी, आपको ब्लेंडिंग कभी देखने को नहीं मिलेगी, ये हमको मेंडल सर ने बोला था। लेकिन नेचर में हमको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले, तो उन एक्सेप्शंस को हम बोलते हैं नियो मेंडलिज्म। उन एक्सेप्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, नियो मेंडलिज्म। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस जो हमको देखने को मिले, उसमें का पहला एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा को डोमिनेंस और तीसरा मल्टीपल एलेलिज्म। सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आपके नीट एग्जाम में आता ही आता है और सीईटी एग्जाम में भी आता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स दिए गए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये वाला एग्जांपल दिया गया है, ओके। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ स्नैपड्रैगन फ्लावर का एग्जांपल दिया गया है, आप बाकी के फ्लावर्स का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोट कलर इन वन हॉर्न कैटल, फिर कोट कलर इन एंडुलेसियन फॉल, छोटे से मुर्गी के चूजे जैसे होते हैं, ये व्हाइट और ब्लैक कलर के होते हैं, इंटरमीडिएट ब्लू कलर को हमको देखने को मिलता है। देन स्टार सिंथेसिस इन पीसम, तो ये आपके एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है। और आपकी टेक्स्ट बुक में स्नैपड्रैगन फ्लावर जिसको हम डॉग फ्लावर बोलते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अभी सुनो अच्छे से सुनो, ध्यान देके सुनो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है, मेंडल के हिसाब से हमने क्या पढ़ा, मेंडल अंकल ने हमको क्या बताया कि अगर आप एक रेड फ्लावर लेते हो और एक वाइट फ्लावर लेते हो, ये आपका रेड फ्लावर है और ये आपका वाइट फ्लावर है, तो ये आपके पेरेंट का जीनोटाइप हो गया, यानी पेरेंट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। अब आप इसका गैमेट बनाओ, तो जब आप इसका गैमेट बनाओगे, गैमेट्स आर हेप्लॉइड, तो यहाँ से एक आर आएगा, यहाँ से एक आर आएगा। फिर इनको जब आप क्रॉस करोगे, इनका जब आप F1 जनरेशन निकालोगे, तो आपको इधर पे कैपिटल आर स्मॉल आर देखने को मिलेगा। तो अब अगर मैं मेंडल के हिसाब से जाऊं, अगर मैं मेंडल के हिसाब से जाऊं, तो मुझे ये फिनोटाइप कैसा देखने को मिलना चाहिए था, रेड कलर का, क्योंकि यहाँ पर एक अलील आर वाला डोमिनेंट है। देखो ये कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो मुझे मेंडल के अकॉर्डिंग ये फ्लावर कैसा दिखाई देना चाहिए था, रेड कलर का दिखाई देना था। लेकिन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला मुझे, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला कि ये फ्लावर पिंक कलर का है। तो मेंडल ने क्या बोला था, ब्लेंडिंग कभी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है। इसका मतलब ये मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करता, इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस हर एक्सपेरिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों बोला मेंडल ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, क्योंकि मेंडल ने बोला था सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे हमको डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, यहाँ पे हमको ब्लेंडिंग यानी न्यू कैरेक्टर देखने को मिला। और जब आप इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको सेल्फिंग करके दिखाती हूँ, जब आप इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यस, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब आप इसका सेल्फिंग कर रहे हो तो आपको देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा नज़ारा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको आप पुनेट स्क्वायर मेथड में डाल दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल आर, ये दोनों आर आर साथ में। देखो आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया क्रॉस कैसे करते हैं, एक बार ये आर इसके साथ, फिर एक बार ये आर इसके साथ, फिर दूसरी बार ये स्मॉल आर इसके साथ, और फिर ये वाला आर इसके साथ, ठीक है। सो फटाक से क्रॉस कर दो, देखो आपको ऑफस्प्रिंग्स क्या मिलेंगे यहाँ पे, यस एवरीबडी, यहाँ पे भी आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखते हैं, और फिर यहाँ पे स्मॉल आर। तो यहाँ पे अब आपको ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल रहा है बच्चा, ये जहां पर दोनों कैपिटल रेड है, ये फ्लावर आपका रेड कलर का है। जहां पर एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है, ये फ्लावर आपको पिंक कलर का देखने को मिल रहा है, ओके। और ये लास्ट में जहां पर दोनों स्मॉल आर है, ये फ्लावर आपको व्हाइट कलर का देखने में मिल रहा है। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिला, फिनोटिपिक मतलब क्या होता है, जो दिखाई देता है, ये देखो
फिनोटिपिक रेशियो हमको क्या देखने को मिला, एक फ्लावर रेड कलर का है, 2 फ्लावर पिंक कलर के हैं और एक फ्लावर व्हाइट कलर का है, 1:2:1। मेंडल का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, मेंडल के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम करते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, सिर्फ जब आप एक कैरेक्टर स्टडी करते हो, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो मेंडल के अकॉर्डिंग फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 3:1, लेकिन यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2। फिर मेंडल के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1। यहाँ पे हमको जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आ रहा है, क्योंकि जो कैरेक्टर फिनोटिपिकली दिखाई दे रहा है वही कैरेक्टर हमको जीनोटिपिकली भी दिखाई दे रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। यह आपका नीट का एमसीक्यू क्वेश्चन, यह आपका नीट का एमसीक्यू क्वेश्चन है। मोनोहाइब्रिड, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, आपको दिखने में 3 फ्लावर्स डोमिनेंट दिखाई देते हैं और एक फ्लावर रिसेसिव दिखाई देता है, ठीक है, एक फ्लावर रिसेसिव दिखाई देता है। लेकिन ये जो 3 डोमिनेंट है इसमें से कौन सा प्योर है और कौन सा हाइब्रिड है, ये जीनोटिप रेशियो में पता चलता है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ऐसा हुआ ही नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों फ्लावर्स अपने आधे आधे अलील्स दे रहे हैं। ये देखो, ये जो आपका रेड में, ये पूरा स्क्रीन क्लीन कर देती हूँ, हाँ, ये जो आपका रेड कलर का फ्लावर है, ये फ्लावर आधे कैरेक्टर्स 50% कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर रहा है और ये फ्लावर 50% कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर रहा है, जिसके वजह से दोनों आधा आधा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा फ्लावर पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। मतलब 50% कैरेक्टर रेड फ्लावर के, 50% कैरेक्टर व्हाइट फ्लावर के। अगर समझो ये फ्लावर तुमको ऐसा दिखाई देता कि व्हाइट फ्लावर है और उसके ऊपर रेड पैचेस है, व्हाइट फ्लावर है और उसके ऊपर रेड स्पॉट है, या फिर रेड फ्लावर है और उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट है, के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स है, अगर ऐसा कुछ फिनोमिनन हमको दिखाई देता तो हम इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब क्या होता है, जहाँ पे दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, मतलब मैं डोमिनेंट कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो कोडोमिनेंस यानी कि दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको पार्शियल यानी हाफ एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, दोनों पेरेंट्स का हाफ हाफ एक्सप्रेशन आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिलता है। यार, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब चलो थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पे स्नैपड्रैगन फ्लावर का एग्जांपल देखा कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि मेंडल ने वटाने में, पीसम सटाइवम में टोटल 7 क्रोमोसोम्स थे। कितने क्रोमोसोम्स थे? 7 पेयर क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, जिसमें से मेंडल ने स्टडी किया था सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7। मेंडल ने 4 क्रोमोसोम स्टडी किया था, क्रोमोसोम 1, 4, 5 एंड 7, क्योंकि इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर मेंडल के 7 कैरेक्टर्स, मेंडल के क्या थे, 7 कैरेक्टर्स थे, तो उन्होंने सिर्फ 4 क्रोमोसोम स्टडी किया। लेकिन बाकी के 3 क्रोमोसोम्स, मतलब ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, ये सॉरी ये वाला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 2, 3 एंड 6, उनका क्या? तो ये जो बाकी के बचे हुए क्रोमोसोम है, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर्स होंगे। तो ऐसे ही इनमें से एक क्रोमोसोम के ऊपर था स्टार्च सिंथेसिस। देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है ना, स्टार्च सिंथेसिस इन पीसम सटाइवम, ये आपके पी को हैवी बनाता है, मतलब ये हमारे वटाने को हैवी बनाता है, इस वजह से हमारे वटाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च कैसे बनेगा? स्टार्च के वजह से सीड राउंड होंगी या रिंकल्ड होंगी, ये भी आपके प्लांट का, पीसम सटाइवम का एक कैरेक्टर है, एक क्रोमोसोम के ऊपर ये इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट होती है। तो देखो, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का थ्योरी पढ़ते हैं, ओके। When experiment on peas were repeated using trait in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in the between the two. क्या बोला गया हमको इधर पे कि जब आपने अलग अलग पीक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे थे, कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसी थी जो ना तो रिसेसिव पेरेंट्स से मैच करती थी, इट डिड नॉट रिसेंबल रिसेसिव आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। रिसेंबल यानी कि रिप्रेजेंट करना, दिखना, मतलब ना तो ये अपने मदर के ऊपर है ना तो ये अपने फादर के ऊपर है, कुछ तो दोनों के बीच का कुछ तो दिखाई दे रहा है। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू, कुछ तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। सो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, दैट इज स्नैपड्रैगन और एंटीरहाइनम स्पीशीज, एंटीरहाइनम मैजस नाम है स्पीशीज का, ओके। तो ये जो डॉग फ्लावर है, जब हमने इसमें ये पर्टिकुलर क्रॉस ऑब्जर्व किया, सो इट इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि जब इसमें आप एक ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, यानी कि जब इसमें आप एक प्योर रेड फ्लावर
को एक प्योर व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करते हो तो आपको जो F1 जनरेशन मिलता है उस F1 जनरेशन में आपको पिंक फ्लावर देखने को मिलता है। और जब आप इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करते हो तो आपको ये देखो, ये अपना F1 जनरेशन है, जब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो हमको एक डोमिनेंट आर मतलब एक रेड प्लांट देखने को मिलता है, फिर हमको 2 पिंक प्लांट देखने को मिलते हैं, यस एवरीबॉडी, और फिर हमको एक वाइट प्लांट देखने को मिलता है। सो this is your phenotypic and genotypic ratio of F2 generation. Okay, यानी कि here the genotypic ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratios changed from 3:1. देखो, हम मेंडल का क्रॉस करते हैं तो जीनोटाइप रेशियो तो सेम ही आता है। मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होता है, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। ओके, और नियो मेंडल का भी जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, नियो मेंडल में जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, सेम आया, 1:2:1। ओके, लेकिन मेंडल का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 3:1, और हमको नियो मेंडल का जो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1। सो हियर द फिनोटाइप रेशियोज हैड चेंज्ड। आपके मेंडल का फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1, so what happened was that R was not completely dominant over small r। तो इधर पे क्या हुआ है, आपको ये जो न्यू चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो कैपिटल आर है वो एक्चुअली में पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, और जिसके वजह से आपको ये जो ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रही है, अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर मैं मेंडल के हिसाब से जाती तो मुझे ये फ्लावर रेड मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे एक्चुअली ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला है कि ये फ्लावर पिंक है, यानी कि ये जो कैपिटल आर है ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, ये सिर्फ 50% कैरेक्टर डोमिनेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमको पिंक फ्लावर मिल रहा है और ना कि रेड मिल रहा है। तो अगर आप रेड और व्हाइट को क्रॉस करते हो और आपको पिंक फ्लावर मिलता है, यानी कि दोनों का आधा आधा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, दोनों का क्या हुआ है, आधा आधा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी देखो, आपको अगर डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो डोमिनेंस आखिर क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। So there are some alleles. See what exactly is dominance. Why are some alleles dominant and some recessive? कुछ alleles dominant क्यों होती हैं, कुछ alleles recessive क्यों होती है मैम, दोनों allele equally dominant क्यों नहीं कर सकते। तो टू टैकल दीज क्वेश्चंस, ये आपके इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक जीन का क्या फंक्शन होता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आपका जीन कैसे काम करता है। सी, अभी तक तो आपको पता चली हो गया होगा कि एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। देखो, हर एक जीन के पास क्या होता है, सी ये आपका डीएनए है, ओके, और डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, और जीन के पास क्या प्रेजेंट होती है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि वो कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करने वाले हैं। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास हर एक जीन की 2 कॉपी होती है एज अ पेयर ऑफ अलील, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो आप डोमिनेंट रिसेसिव छोड़ दो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपके पास 2 कॉपीज होती है हर एक जीन की। नाउ दीज 2 अलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि ये दोनों अलील हमेशा सेम टू सेम हो। देखो, जो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं हमेशा हर केस में उनको सेम चॉकलेट, सेम कपड़े, सेम बच्चे, सेम टीचर, सब कुछ सेम सेम पसंद आए, ऐसा जरूरी है क्या, नो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये दोनों अलील्स हमेशा आइडेंटिकल होनी चाहिए। कभी कभी ये अलील अलग अलग भी हो सकती है ना, मतलब हमेशा दोनों अलील सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक अलील कैपिटल एक अलील स्मॉल, ऐसा वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है। तो वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब एक अलील कैपिटल और एक अलील स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि इन अलील्स के पास जो जीन है, इन अलील्स के पास जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो प्रोटीन बनाती हैं उस प्रोटीन की वजह से इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है कि डीएनए के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में तो डिटेल पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी फटाक से 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। मतलब समझो कोई एक्स जीन है, ओके, एक्स जीन है, ये कोई पर्टिकुलर एंजाइम बनाती है। नाउ देर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन एंड द 2 अलीलिक फॉर्म्स, यानी कि ये अपना जो जीन है इसके पास 2 कॉपी है, एक ये और एक ये, मतलब एक X1 और एक X2। ओके, लेट अस अज्यूम दैट द नॉर्मल अलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। अगर दोनों कैपिटल अलील्स है तो आपको नॉर्मल एंजाइम मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल एंजाइम मिलेगा। ओके,
दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस, जो हमको एस प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। तो आपको नॉर्मल एंजाइम मिला है जिसकी वजह से आपको एस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ थियोरिटिकली द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, अब समझो कि आपने इस पर्टिकुलर जीन में कुछ चेंजेस किए, आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, और मॉडिफिकेशन की वजह से इसमें से एक अलील कैपिटल और एक अलील स्मॉल हो गया। तो अब इसके वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको या तो नॉर्मल अलील मिलेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आपको ऐसी अलील मिलेगी जो लेस एफिशिएंट हो, यानी जो अच्छे से काम ना करे, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम मिलेगा, या तो एंजाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अलील को चेंज कर दिया। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप जब घर से बाहर जाते हो, जब आप हॉस्टल जाते हो रहने के लिए, अगर आपको घर पे पहले से ही खुद का काम करने की आदत है तो आपको हॉस्टल जाके ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर आपको घर पे आपकी मम्मी सब काम करती थी और अचानक से आप हॉस्टल में जाके रहने लगे और अब आपको खुद का काम खुद करना पड़ रहा है, तो या तो आप अपना काम करना सीख जाओगे, यानी आप नॉर्मली ही रहोगे जैसे आप पहले रहते थे, या तो अब आपके पढ़ाई करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपको अपना खुद का काम करने में ज्यादा टाइम जाता है, और या तो आप बिल्कुल ही निकम्मे हो जाओगे, बिल्कुल ही नालायक हो जाओगे, और या तो फिर आप बिल्कुल ही काम नहीं करोगे, किसी बाई को रख लोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके मॉडिफिकेशन की वजह से आपके जीन में क्या चेंजेस हुए हैं, यानी आपका घर बदल गया तो उसके वजह से आप में क्या चेंजेस हुए हैं। तो समझो अपना जो घर है वो अपना जीन है, ओके, और हम उस जीन के अलील्स है, ठीक है। तो पहले आपके घर पे आपकी मम्मी थी आपका ध्यान रखने के लिए, अब हॉस्टल में आपकी वार्डन होती है। बेसिकली टीचर और पेरेंट्स दोनों का सेम फंक्शन होता है, बच्चों को सही गाइडेंस देना। लेकिन पेरेंट्स जो काम करते हैं सारे के सारे टीचर्स वैसा ही काम करेंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो समझो आपका घर जो है वो आपका जीन है और आप अपने घर के अलील्स हो। अब अगर एक अलील चेंज हो गया तो फंक्शन में भी चेंजेस होंगे ना। सो इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्वल टू द अनमॉडिफाइड अलील। समझो अगर आप जिस हॉस्टल में रहने गए हो वहां के वार्डन यानी वहां के टीचर और आपके घर की मम्मी दोनों सेम है, तो कुछ फर्क नहीं देखने को मिलेगा। द चेंजेस विल बी इक्वल टू द अनमॉडिफाइड अलील। इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, आपको सब कुछ सेम मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम होगा, सब सेम होगा। तो सच इक्विवेलेंट अलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, तो यानी कि आपको ऐसा पेयर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ओके। बट इफ द अलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, समझो आपने टू स्टेट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें कैसे जब वो लोग IIM जाते हैं, वो लोग हॉस्टल में रहने जाते हैं, ऐसा मूवी में बताया है, तो उनको खाना उधर पे बराबर नहीं मिलता, जिनके वजह से उनको होटल में जाके खाना पड़ता है, जिसके वजह से उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है क्योंकि उनको खाना बराबर नहीं मिला है। तो यानी कि उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, घर पे पढ़ेंगे तो मार्क्स ज्यादा आते हैं क्योंकि घर पे सब रेडीमेड मिलता है। तो अगर आपने मॉडिफिकेशन किया तो या तो आपको नॉन फंक्शनल एंजाइम मिलेगा या तो बिल्कुल भी एंजाइम नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी होती है। द फिनोटाइप में भी इफेक्टेड, इसकी वजह से आपके मार्क्स में असर देखने को मिलते हैं। जब आप अपना घर छोड़ के जाते हो, हॉस्टल में रहने लग जाते हो, बाहर का खाने लग जाते हो, तबियत खराब होती है तो मार्क्स कम हो जाते हैं। तो द फिनोटाइप trait will be only be dependent on the functioning of the unmodified allele। तो ऐसे केस में आपकी मम्मी जो आपको हर फंक्शन में स्वीट्स भेजती है, नाश्ता भेजती है, आप सिर्फ फिर उसके ऊपर ही डिपेंड करते हो क्योंकि आपको हॉस्टल से तो कुछ मिलता नहीं है, आपका घर चेंज हो गया, आपकी वार्डन चेंज हो गई यानी आपकी मम्मी चेंज हो गई, मम्मी यानी कि आपकी मम्मी की जगह किसी और ने ले ली, तो अब आपकी तबीयत खराब होने लगी, आपको बराबर खाना नहीं मिलता। तो अब ऐसे में आपका एक ही सहारा बचता है कि मम्मी ने जो लड्डू बना के भेजे, जो चकली चिवड़ा बना के भेजा है, वो हम खा के जिंदा रहे और उसके वजह से अपना थोड़ा बहुत हेल्थ सेम रहे। तो द phenotype will be dependent on the functioning of the unmodified allele। unmodified allele मतलब अपना ओरिजिनल अलील। ओरिजिनल अलील कौन है? अपना मम्मी है। और मॉडिफाइड अलील कौन है? अपना अपना हॉस्टल के वार्डन है। कौन है? अपने हॉस्टल के वार्डन, ओके, ऑल राइट। So the unmodified allele which represents the original phenotype is the dominant allele। तो हमेशा आपके हॉस्टल के वार्डन और आपके मम्मी दोनों में से कौन ज्यादा टेस्टी खाना बनाता है? अपनी मम्मी, यानी कि ओरिजिनल phenotype is dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele। तो याद रखो आपका जो वाइल्ड टाइप होता है, ओरिजिनल फिनोटाइप को बेसिकली हम वाइल्ड टाइप बोलते हैं, यानी जो अपना रूट है, जो अपना ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल फिनोटाइप इज ऑलवेज डोमिनेंट। जैसे अभी मैं बोलूं वड़ा पाव महाराष्ट्र की खासियत है, लेकिन यही वड़ा पाव अगर तुम कहीं दूसरे नॉन महाराष्ट्र स्टेट्स में जाके खाओगे तो वहां पे इसका टेस्ट ऐसा नहीं आता जैसे महाराष्ट्र में आता है। तो ओरिजिनल वड़ा पाव किधर मिलता है? महाराष्ट्र में, वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा। तो ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट और उसकी जो कॉपीज होती हैं उसका जो मॉडिफिकेशन होता है, अगर तुम अलील चेंज कर देते हो, तुम जीन चेंज कर देते हो, तो जो नया कॉपी बनता है वो दिखने में ओरिजिनल जैसा होता है बट वो रिसेसिव होता है, यानी वो जल्दी एक्सप्रेस नहीं होता। Hence, in the above example, the recessive trait is seen due to
नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पिंक कलर देखने को मिल रहा है आपको फ्लावर का, ये पिंक कलर आपको फ्लावर का क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना तो आपका डोमिनेंट अलील इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है, ना तो रिसेसिव अलील एक्सप्रेस हो रहा है इक्वली। ओके, ऑल राइट, चलो फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। आपने एक पिंक स्नैपड्रैगन फ्लावर लिया, पिंक स्नैपड्रैगन फ्लावर का जीनोटाइप क्या है? पिंक के लिए आपका जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको आपने एक रेड स्नैपड्रैगन से क्रॉस किया, रेड फ्लावर से, सो कैपिटल आर कैपिटल आर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट स्नैपड्रैगन? आपको व्हाइट स्नैपड्रैगन बनाना है, तो कैसे बना सकते हो? देखो क्रॉस करो, इसमें से आपको एक सिंगल गैमेट मिलेगा और यहाँ पे दो अलग अलग हाइब्रिड है। देखो गैमेट फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, गैमेट्स कैसे बनाते हैं? 2n, n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड अलील, नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर या हेटेरोजाइगस पेयर। हाइब्रिड पेयर बोल सकते हो या हेटेरोजाइगस पेयर बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये एक हेट्रोजाइगस पेयर है, ये होमोजाइगस है, तो इधर 0 आएगा। तो इसके गैमेट्स कितने बनेंगे? 2:1। इसके गैमेट्स कितने बनेंगे? 2:1, मतलब 2 गैमेट बनेंगे। इसके गैमेट्स कितने बनेंगे? 2:0, मतलब सिर्फ एक ही गैमेट बनेगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का गैमेट क्या बनेगा? एक आ जाएगा कैपिटल आर, एक आ जाएगा स्मॉल आर। ये आपका पिंक फ्लावर का गैमेट है। और कैपिटल आर का गैमेट क्या बनेगा? एक ही बनेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल आर रहेगा। मैं आपको फिर से पूरा फॉर्मूला बता रही हूँ कि गैमेट कैसे बनाते हैं। तो चलो, आपने पिंक फ्लावर का भी गैमेट्स मिल गया और रेड फ्लावर का भी गैमेट मिल गया। अब इसको क्रॉस करो, तो यहाँ पर आपको जो दो ऑफस्प्रिंग्स मिल रही है, एक मिल रहा है रेड फ्लावर और एक मिल रहा है पिंक फ्लावर। ये फ्लावर दिखने में रेड है और ये फ्लावर दिखने में पिंक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट स्नैपड्रैगन? यहाँ पे आपको कहीं पर भी व्हाइट फ्लावर मिला है क्या? यहाँ पर आपको कहीं पर भी व्हाइट फ्लावर मिला है क्या? नहीं मिला। तो इसमें से आपका आंसर क्या आएगा? सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आपको एक भी व्हाइट फ्लावर नहीं मिला, तो आपका कब आंसर क्या आएगा? नन। सब लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तब तक मैं आपको ये दूसरा वाला आंसर दूसरा वाला क्रॉस बता देती हूँ। स्टार्च सिंथेसिस इन पीसम, ये भी आपके नीट में बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो स्टार्च सिंथेसिस कैसे होता है? देखो आपके वटाने में जो स्टार्च सिंथेसिस होता है, बड़े बड़े आपको वटाने के सीड्स देखने को मिल रहे हैं और राउंड सीड्स देखने को मिल रहा है, मतलब ये उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके, और अगर आपको छोटे छोटे वटाने के सीड्स देखने को मिल रहे हैं और एकदम चिंगुड़ मिंगुड़ गए, एकदम रिसेसिव सीड्स हैं, तो ये उसका रिसेसिव कैरेक्टर है। तो आपने एक डोमिनेंट सीड लिया, एक रिसेसिव सीड लिया, जब आपने इसके गैमेट निकाले और जब आपने इसका F1 जनरेशन निकाला, तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैसा सीड दिखना चाहिए था? यहाँ पे आपको बिग राउंड सीड दिखना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? देखो मेंडल के हिसाब से जाएं तो बिग राउंड सीड दिखना चाहिए था, क्योंकि कैपिटल बी मतलब बिग। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है। इसी को तो साइंस बोलते हैं, इसी को तो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमको इंटरमीडिएट साइड मिल रही है, बिग साइज नहीं मिल रही है, मतलब बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं, मीडियम साइज मिल रही है। और जब आप इसका सेल्फिंग कर रहे हो तो आपको एक बड़ा फ्लावर मिल रहा है, दो बीच के मिल रहे हैं इंटरमीडिएट साइज के और एक स्मॉल, यानी कि 1:2:1 का रेशियो बन रहा है। सो यहाँ पर भी आपका फिनोटिपिक रेशियो और आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। ये याद रखो, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। तो द साइज ऑफ द स्टार्च इज कंट्रोल्ड बाय स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, दैट इज SBE। और ये एंजाइम क्या करती है? आपका स्टार्च सिंथेसिस करती है। तो द साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स इन टर्न कंट्रोल्स द शेप ऑफ द पी। अगर आपके स्टार्च ग्रैन्यूल ज्यादा है तो आपका पी का शेप राउंड रहेगा, अगर आपके स्टार्च ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे हैं तो पी का शेप रिंकल्ड रहेगा। इसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक इफेक्ट। प्लियोट्रोपिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? आपका एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। आपका जो एक जीन है, यानी कि आपका ये जो कैपिटल बी अलील है, ये कैपिटल बी एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। अगर कैपिटल बी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो आपको बिग राउंड सीड देखने को मिलेगी। अगर एक ही कैपिटल बी प्रेजेंट है तो आपको इंटरमीडिएट राउंड सीड देखने को मिलेगी। और अगर आपका एक भी कैपिटल बी नहीं है, दोनों स्मॉल बी है, तो आपको स्मॉल रिंकल्ड सीड देखने को मिलेगी। तो यानी कि एक सिंगल जीन की वजह से, कैपिटल बी के वजह से आपको 3 अलग अलग टाइप के सीड्स देखने को मिल रहे हैं, राउंड सीड, इंटरमीडिएट सीड एंड रिंकल्ड सीड। तो एक से ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, इसको बोलते हैं प्लियोट्रोपी। जब आपका एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी। एंड स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम कंट्रोल स्टार्च ग्रेन साइज एंड साइज ऑफ द पी साइज टू।
तो दस इट इज द प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। यानी ये जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है, ये आपके स्टार्च के ग्रेन का साइज भी कंट्रोल कर रहा है, और ये आपके वटाने, देखो वटाने के अंदर जितना बड़ा स्टार्च ग्रैन्यूल होगा उतना बड़ा वटाना होगा। अगर स्टार्च ग्रैन्यूल छोटा है तो वटाना भी छोटा होगा, स्टार्च ग्रैन्यूल बड़ा है तो वटाना भी बड़ा होगा। सो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम डिसाइड करता है कि वटाने का साइज क्या होगा। तो इसको भी बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। मतलब एक जीन, एक तीर से दो शिकार, प्लियोट्रॉपी मतलब एक तीर से दो शिकार। यानी कि आपने वो बाहुबली मूवी देखी है, वो एक पर्टिकुलर निशाने में 4 तीर एक साथ छोड़ता है, एक निशाने में 4 तीर छोड़ता है। सो दैट इज प्लियोट्रॉपी। यस एवरीबडी। तो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, जब आपके एक जीन से दो से ज्यादा कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस इज योर प्लियोट्रॉपी। अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। देखो बहुत सिंपल है, कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस यानी कि आपको दोनों पेरेंट के अलील्स एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देते हैं। अगर मैं इधर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लॉजिक घुसाऊं तो मुझे दोनों का मिक्सचर मिलके यहाँ पे ऑरेंज काउ मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पे स्पॉट स्पॉट वाली काउ मिल रही है। यानी ब्राउन गाय भी अपना कलर एक्सप्रेस कर रही है, व्हाइट बुल भी अपना कलर एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों इक्वली अपने कलर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। को यानी साथ में काम करना। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मतलब आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा कि ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होता, और इसका हमने एक एक्सेप्शन देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे। मिराबिलिस जलापा, ऐसी काउ जिसको सिर्फ एक सींग होती है, और ऐसा चिकन, मुर्गी का चूजा जो व्हाइट और ब्लैक कलर में होता है यूजुअली, लेकिन उसका बीच का कलर आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है, जो मार्केट में इकोनॉमी वैल्यू जिसकी ज्यादा है। और हमने स्टार्च सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो पूछ सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है। तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है उसमें आपको फिनोटिपिक रेशियो 3:1 देखने मिलता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। तो को डोमिनेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, जिसमें हम अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमने नीट 2022 के बच्चों के लिए फटाफट से मेंटी क्विज सेशंस और एमसीक्यू, पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। सो डोंट मिस दिस सेशंस। पहले के वीडियोस देखो, आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। सो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।